अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेरिएंस एनालिसिस के चैप्टर में हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे पहुंच गए थे अपनी डिस्कशन को कंप्लीट करके। कॉन्सेप्चुअली हमने तमाम एस्पेक्ट चैप्टर्स के कवर कर लिए हैं और अब हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस में उनकी एप्लीकेशन, थोड़ी सी वेरिएशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो कल जैसे हमने एक सवाल देखा रिवर्स वेरिएंसेस का, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें रिवर्स वेरिएंसेस के एस्पेक्ट को हमने जो इलस्ट्रेशन में थोड़ी बात सीखी थी उससे एक स्टेप आगे गए और एक नया अंदाज हमने रिवर्स वेरिएंसेस को डील करने का उसमें चेक किया था कि वेरिएंस को जब हम किसी वैल्यू में एडजस्ट करते हैं तो वैल्यू में जो चेंज आती है वो क्या है। तो एनी क्वेश्चन कल के लेक्चर से, कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में? अच्छा जी, आखिरी जो क्वेश्चन हम कल देख रहे थे दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने उसका पार्ट ए कल देख लिया था, पार्ट बी सी को आज हम देखेंगे। पार्ट ए था जी सिर्फ कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। हमने इस पे काफ़ी रोशनी डाली थी। ये स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल क्या है, इसको हमने कंट्रास्ट किया था पीएनएल यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटेड पीएनएल यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो तीन अंदाज में मैंने आपको इसका कंपैरिजन बताया था। ये बल्कि वर्किंग हमारे सामने ही पड़ी हुई है कि हमें पीएनएल कहा जाएगा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, हमें पीएनएल अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग कहा जाएगा, बजटेड पीएनएल यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग कहा जाएगा। तो उस सिलसिले में क्या डिफरेंस होता है ये पीएनएल बनाने में। ऑल्दो बजटेड पीएनएल हमारे स्कोप में एज सच कैप 3 में नहीं आता, कैप 6 में शायद इस पर अगर बात होगी तो होगी, लेकिन हमें पीएनएल में अक्सर ये बजटेड की टर्म एग्जामिनर यूज़ कर देता है। हम बजटेड की टर्म को इग्नोर करके उसके बाद पीएनएल पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ बता दी कि अगर हमें इन केस क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बहरहाल बजटेड पीएनएल की बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हमारी वेरिएंस एनालिसिस के इंट्रोडक्टरी लेवल डिस्कशन हमारी हो जाती है। हमने फिक्स्ड बजट के रेफरेंस से पीएनएल बनाना सीखा है, देखा है बजटेड पीएनएल। तो इसलिए अगर एग्जामिनर हमें मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएनएल के साथ बजटेड की टर्म यूज़ कर लेता है तो एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि क्या एक्टिविटी लेवल और क्या कॉस्ट प्राइस डाटा यूज़ होना है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। रिकनसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद कॉस्ट विद एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग द रिलेटेड वेरिएंसेस। इस क्वेश्चन में जो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा पहले तवज्जो दिला दूं, ये पार्ट कितने नंबर का जी? 8 नंबर का। और हमें वेरिएंसेस जो कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे अगर हम ज़रा देखें तो कौन कौन सी कॉस्ट है हमारे पास? मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड का भी जिक्र है। तो टोटल 4 कॉस्ट हैं और इनके हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करें तो मटेरियल के 2, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग चल रही है ना, लेबर के 2, वेरिएबल ओवरहेड के 2 और फिक्स्ड ओवरहेड का 1, टोटल 7 वेरिएंसेस यहाँ बन जाते हैं। ठीक है जी। हमारा सवाल क्या है? वेरिएंसेस कैलकुलेट करो और प्रॉफिट्स को रिकनसाइल करो। 7 वेरिएंसेस बन जाते हैं तो 7 नंबर तो इन वेरिएंसेस के ही हैं। एक नंबर भी जो बच गया वो रिकन्सिलिएशन का नहीं है, वो एक 8वीं एडजस्टमेंट का है जो रिकन्सिलिएशन के लिए ज़रूरी है। रिकन्सिलिएशन के लिए कि ऊपर एक्चुअल प्रॉफिट लिखो और प्लस माइनस करके बजटेड प्रॉफिट से मैच कर दो, ये रिकन्सिलिएशन दिखाने का इस सवाल में कोई नंबर नहीं है। ये चीज़ आप मार्किंग स्कीम से भी देख सकते हो। 1 मार्क फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ईच कॉस्ट वेरिएंस, 7 नंबर, और ये भी एक डिफरेंस है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वो निकालने का 1 नंबर। रिकन्सिलिएशन का इस सवाल में कोई नंबर नहीं है, जो मैंने आपको पहले ऑपरेटिंग स्टेटमेंट से तारुफ करते हुए बताया था कि भाई ऑपरेटिंग स्टेटमेंट पे कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेजर मार्क्स उसमें 15 नंबर का भी सवाल आएगा तो 15 नंबर में से 14 नंबर तो वेरिएंसेस के ही होंगे। सो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की टेंशन इतनी नहीं लेनी कि क्या किस अंदाज में कहाँ ज़रब करें, कहाँ तकसीम करें, कहाँ प्लस करें, कहाँ माइनस करें, कोई टेंशन नहीं लेनी। सीधी सीधी एक लाइन में भी सब डाल दोगे, प्लस माइनस करके बराबर कर दोगे तो भी ठीक है, और बराबर ना भी हो तो भी ठीक है। वेरिएंसेस इज़ द की जो हमें आनी चाहिए, हमारे मेन नंबर वहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है जी। तो जनाब अब हम इसके वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं और फिर हम रिकन्सिलिएशन के पार्ट को डिस्कस करेंगे। वेरिएंसेस जो हमने जैसे भी बात की, हमें जो डिस्कस करने हैं, जो कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे, रिकन्सिलिएशन पे हम बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, मटीरियल
के दो वेरिएंसेस करेंगे, एक प्राइस, एक यूजेज। लेबर के दो वेरिएंसेस करेंगे, एक रेट, एक एफिशिएंसी। वेरिएबल ओवरहेड के दो वेरिएंसेस करेंगे, एक एक्सपेंडिचर, एक एफिशिएंसी। फिक्स्ड ओवरहेड का एक ही वेरिएंस हम करते हैं और वो होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ये जी कैलकुलेशंस जो हमें परफॉर्म करनी है। स्टार्टिंग विद प्राइस वेरिएंस। क्या होता है जी प्राइस वेरिएंस? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल क्वांटिटी। लीजिए जी सवाल पे आ जाइए। ये स्टैंडर्ड डाटा है, ये एक्चुअल डाटा है। तो प्राइस वेरिएंस में हम चलते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल की कितनी है जी? 158। एक्चुअल प्राइस मटेरियल की कितनी है जी? गिवन है क्वेश्चन में 160। एंड एक्चुअल क्वांटिटी हमें गिवन है यहाँ पे 58,000। लीजिए जी, यहां से हमें मिला प्राइस वेरिएंस कितना है जी? 11,600 एंड दिस इज एडवर्स। ये जी हमारा प्राइस वेरिएंस हो गया। यूजेज वेरिएंस होता है जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस। पुटिंग इन द वैल्यूज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। वेयर इज द एक्चुअल प्रोडक्शन? एक्चुअल प्रोडक्शन में निकाली हुई कहीं पे गिवन है, यह जी एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 60,000। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बेटा हर बच्चा वैल्यू कैलकुलेट करके देख ले। 60,000 कहाँ से आ रही है? ये हमारी 12,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है और 5 kg पर यूनिट हमारा मटेरियल इस्तेमाल होता है। ये है जी हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एंड एक्चुअल क्वांटिटी इज 58,000 एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज 158। लीजिए जी वेरिएंस कितना आया? 31,000 एंड दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी कम है, दिस इज फेवरेबल। रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आवर्स। लीजिए जी, स्टैंडर्ड रेट लेबर का 150, स्टैंडर्ड रेट 150, एक्चुअल रेट लेबर का 155 एंड एक्चुअल आवर्स लेबर के 35,000। सो रेट वेरिएंस 175,000 एंड दिस इज एडवर्स, एक्चुअल रेट ज्यादा है। एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड आवर्स 12,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है मल्टीप्लाइड विद 3 पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 36,000 एंड एक्चुअल आवर्स 35,000 एंड स्टैंडर्ड रेट 150। लीजिए जी वेरिएंस निकाल लीजिए, 150,000 एंड दिस इज फेवरेबल, एक्चुअल आवर्स कम है। लीजिए जी ये हमारे पास लेबर का रेट वेरिएंस आ गया। फिर आइए वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अच्छा बेटा इसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी लिखा कहीं नजर आएगा, कहीं पे स्पेंडिंग वेरिएंस भी निकल नजर आएगा और कहीं पे रेट वेरिएंस भी किताब में ये लिखा हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड के बारे में भी रेट वेरिएंस लिखा हुआ है। नॉर्मली इसके सही नाम तो एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं रेट वेरिएंस के तौर पर भी इसको लिखा गया है। तो याद रखिएगा फार्मूला एक ही है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर आवर, एक्चुअल वेरिएबल रेट पर आवर मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर आवर हमने कल वर्किंग की थी हमने, ये देखिए वर्किंग पे आइए जरा। ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है, ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है। इन दोनों का डिफरेंस आया था वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, बट मुझे क्या चाहिए? वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। डिवाइड कर दो,
ये वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है, पर आवर निकालने के लिए 3 आवर से डिवाइड कर दो, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर आवर हमारे पास आ जाता है 70। बिल्कुल ठीक है जी। 210 डिवाइड विद 3 माइनस एक्चुअल वेरिएबल रेट। ये जी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं और ये हमारे पास एक्चुअल आवर्स हैं, तो यहां से एक्चुअल वेरिएबल रेट निकाल लीजिए 85 और एक्चुअल आवर्स वही हमारे 35,000 ही हैं। लीजिए जी, यहां से वेरिएंस बताइए। 525 000 एंड दिस इज एडवर्स, क्योंकि एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से ज्यादा है, ये एडवर्स हो गया। इसके बाद आ जाइए एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में हमारे स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट होता है। ये आवर्स वही लेबर वाले हैं जो यहाँ हमने यूज़ किए हैं लेबर वेरिएंस में। स्टैंडर्ड आवर्स 36,000, एक्चुअल आवर्स 35,000 एंड स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट 70। फेवरेबल वेरिएंस आएगा क्योंकि जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वही वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा 70,000 फेवरेबल। आखिरी हमारा रह गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है जी? एक्चुअल और दो लगे तुम्हें, एक्चुअल और बजटेड। बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअल क्या है? किधर एक्चुअल खर्चा? बजटेड तो गिवन है कहीं पे, ये बजटेड है। एक्चुअल किधर है? हमें एक्चुअल खर्चा यहां पे अवेलेबल नहीं है। हमें सिर्फ एक्चुअल के बारे में एक लीड अवेलेबल है कि हमारे जो अप्लाइड ओवरहेड हैं वो 2 लाख से ज्यादा हैं। मतलब अप्लाइड ओवरहेड में से 2 लाख निकाल दो तो एक्चुअल आ जाएंगे, ऐसा ही है। अप्लाइड ओवरहेड में से 2 लाख निकाल दो तो एक्चुअल आ जाएंगे। और अप्लाइड कैसे निकलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये जनाब आपके अप्लाइड है, ऐसा ही है। 150 रुपये पर यूनिट इंटू 12,000 कितने बने? 18 लाख। ये अप्लाइड है। ओवर अप्लाइड है 2 लाख माइनस कर दो 16 लाख एक्चुअल ओवरहेड आ गए। ये बजटेड है, तो वेरियंस कितना आया? 50,000 और वो है फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस आपका है 50,000 फेवरेबल। एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच का डिफरेंस होता है जनाब। एक्चुअल एफओएच आपके यहाँ पे मैं वर्किंग इधर ही शो कर दूं अगर, तो 150 ज़रब 12,000 ये अप्लाइड आ गए। इसमें से 2 लाख माइनस कर दो तो ये आपके एक्चुअल एफओएच आ जाते हैं। एक्चुअल एफओएच 16 लाख, बजटेड एफओएच 16,50,000, तो वेरिएंस आपका आया 50,000 और ये आपका है फेवरेबल। लीजिए जी, ये हमारे वेरिएंसेस की कैलकुलेशन होगी और 8 में से 7 नंबर हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन वेरिएंसेस की कैलकुलेशन में कोई सवाल? हमें कहा गया था वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए और रिकंसाइल कीजिए। रिकंसिलिएशन किस किस की करनी है? प्रॉफिट अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमने कैलकुलेट किया था। कल कितना कैलकुलेट किया था वो प्रॉफिट भाई? 4125 000 हमने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया था।
इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएंसेस और हमने इसको कंप्लीट करना है कहाँ पे? एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, यहाँ पे हमने लाके इसको रिकंसाइल करना है। चलें जी, पहले वेरिएंसेस लाते हैं। हम काम क्या करते हैं, ऐड, ये स्टैंडर्ड के ऊपर है, ये एक्चुअल पे जा रहे हैं, तो फेवरेबल वेरिएंस ऐड होंगे, ऐड फेवरेबल एंड लेस एडवर्स, हम इसको इस तरह कर देते हैं, ऐड फेवरेबल लेस एडवर्स वेरिएंसेस। ये हमने असूल लिखा और इसके मुताबिक का वैल्यूज फीड करते जाते हैं। मटेरियल का प्राइस और यूजेज दो वेरिएंस है। प्राइस वेरिएंस कितना है जी? 1,16,000 एडवर्स, तो एडवर्स हमने माइनस करना है। यूजेज वेरिएंस कितना है? 3,16,000 फेवरेबल, ये प्लस होना है। इसके बाद लेबर पे आ जाइए, रेट एंड एफिशिएंसी। लेबर का रेट वेरिएंस कितना है जी? 1,75,000 एडवर्स माइनस करना है। लेबर का एफिशिएंसी कितना है? 1,50,000 फेवरेबल ऐड करना है। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है? 5,25,000 एडवर्स माइनस करना है। और एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है? 70,000 फेवरेबल प्लस करना है। इसके बाद फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस 50,000 फेवरेबल है, ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं कहूँगा इस क्वेश्चन की एक डेफिशिएंसी है। हमसे कहा गया रिकंसाइल करो, तो रिकंसाइल करने वाली दूसरी वैल्यू की तरह जिससे रिकंसाइल करना है, ये इस क्वेश्चन में एक फ्लॉ था, इसके सोल्यूशन में ये वैल्यू मिसिंग थी। जब रिकंसिलेशन आपको दी जाती है तो वो रिकंसिलेशन दो नोन वैल्यूज की होती है। भाई एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू बी है, फर्क की वजह बताओ। अगर इस केस में मुझे रिकंसिलेशन बनानी है, जैसे अगर मैं सवाल को रिक्वायरमेंट के मुताबिक हल करूं, तो मुझे पहले इसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करो फिर रिकंसाइल कर सकते हो, उसके बगैर कैसे रिकंसाइल करोगे? अब ये मेरी रिकंसिलेशन कंप्लीट होगी या नहीं होगी, जब तक मेरे पास प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूं? इसका मतलब मुझे यहाँ पे वर्किंग बनानी है। इस क्वेश्चन का जो ओरिजिनल आईकैप का सोल्यूशन था उसमें ये वर्किंग मिसिंग थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, रिकंसिलिएशन जब भी आपसे कही जाएगी, रिकंसिलिएशन दो नोन वैल्यूज की होती है। ये वैल्यूज हम पार्ट ए में कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू आईकैप के सोल्यूशन में कैलकुलेट नहीं की गई थी। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले, फिर रिकंसिलिएशन हमें देखनी है कि रिकंसिलिएशन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो जनाब हम एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक बात थोड़ी मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे हमने आपको पता ना सेल्स के ऊपर वेरिएंस कैलकुलेट नहीं किया हमने। और वो क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि सेल्स की वेरिएंस एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जितने यूनिट्स बेचे बजट में उतनी ही एक्चुअल है, और जो प्राइस बजट की थी वही एक्चुअल है। तो इसका मतलब सेल्स की वेरिएंसेस, जो रेवेन्यू यहां पे है वही रेवेन्यू एक्चुअल में है। जितने यूनिट यहां पे उतने यूनिट यहां पे, जितनी प्राइस यहां पे उतनी प्राइस यहां पे। इसका मतलब इस प्रॉफिट में और इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ना यूनिट्स का फर्क है ना प्राइस का फर्क है। फर्क सिर्फ ये कॉस्ट से थे, हमने सारी वेरिएंसेस वो डालनी है। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहां पे बेटा तवज्जो कीजिएगा, एक्चुअली हमने बनाए हैं 12,000 यूनिट्स और एक्चुअली हमने बेचे हैं, इसका मतलब 1500 यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं क्लोजिंग स्टॉक में, ओपनिंग स्टॉक 0 था। ये जो खर्चा है, ये खर्चा कितने यूनिट्स का है? 12,000 यूनिट्स का, ठीक है, जिसमें से हमने बेच दिए हैं 10,000। तो हम इसका अगर पीएनएल बनाएं, जरा देखिएगा, बड़ा सिंपल सा, मैं आसान सा पीएनएल इसी के नीचे दिखा देता हूं। हम लेते हैं रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू कितने है जी? 10,500 यूनिट्स बेचे हैं हमने, ज़रब, बल्कि इससे भी मैं सिंपल काम करता हूं जी, इससे भी सिंपल काम करता हूं, इससे भी आसान काम करता हूं। मैं यहां पे लेता हूं मेरी प्राइस पर यूनिट कितनी है? 2,000। मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? ये बेटा सम कीजिए, 1 2 3 और इसको डिवाइड कर दीजिए
12,000 से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताइए कितनी है? $1473। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया कितना जी? 527। इसको मल्टीप्लाई कर दे यूनिट सोल्ड से 10,500 से, ये मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल गया। ये हमने यूनिट्स सोल्ड से मल्टीप्लाई किया, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 5533 500। इसमें से क्या लेस करने हैं? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल पीएनएल बना रहे हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपका कितने हैं? 16 लाख था। 16 लाख एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड यहां से माइनस कर दीजिए, हम इसमें से मजीद लेस कर देंगे लेस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 16 लाख, तो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट मिल गया कितना है जी? 39,500। लीजिए जी, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 39,33,500। देखिए जरा, ये हमारा प्रॉफिट्स रिकंसाइल हो गए? कोई फ़र्क है इसमें? अगर फ़र्क है तो वो क्या है मुझे बताइए ज़रा। यकीनन फ़र्क है। कितना है? जी बेटा 31,500 38500 प्लस और माइनस प्लस हो रहा है, ठीक हो गया। ये फिगर एक मिसिंग है, ये अब हमें पता नहीं क्या है, इसको हम देख लेते हैं क्या है। लेकिन बहरहाल अगर ये फिगर नहीं भी डालते, वैसे तो हम 7 वेरिएंस से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर यहाँ पे ले चुके थे। इस कैलकुलेशन के एग्जामिनर ने कोई नंबर नहीं रखे हुए थे, क्योंकि एग्जामिनर के प्लान में ये वर्किंग थी नहीं शामिल, कोई नंबर नहीं रखे हुए थे, लेकिन इसके भी 1 या 2 नंबर इस सवाल में होने चाहिए थे। एनीवेज, एग्जामिनर के रेफरेंस से हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ये फिगर मिसिंग है। अगर एग्जाम में हमारे सामने ये सवाल आए इस तरह का, 1 मिनट 2 मिनट सोचेंगे, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो आगे चलो। मैक्सिमम नंबर इस सवाल में हम स्कोर कर चुके हैं, 8 में से 7 नंबर ले चुके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, बड़ा बेहतरीन स्कोर है। लेकिन अब बहरहाल हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो लर्निंग के रैप से हम इसको भी डिस्कस करते हैं, ये फिगर है क्या, इस पर भी बात करते हैं। ये जो डिफरेंस आया जी प्रॉफिट में, ये डिफरेंस आया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से। हमने अपने पीएनएल में इन्वेंट्री वैल्यूएशन शो नहीं की, लेकिन एक्चुअली हमारे पास 1500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है ना, ओपनिंग स्टॉक 0 था, क्लोजिंग स्टॉक में 1500 यूनिट पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन ली है स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन ली है हमने एक्चुअल कॉस्ट पे। ये बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फ़र्क है। आप इसको अगर से अगेन वर्किंग से ही इसको लिंक करो, से ये वर्किंग 1 थी, ये वर्किंग 2 थी, तो वर्किंग 2 में जाके देखो तो हमारी इन्वेंट्री वैल्यू एट स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और एट एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे हमारी इन्वेंट्री वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट क्या बन रही थी हमारी, 790 जमा 450 जमा 210, यही थी ना हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी मटेरियल की 790 जमा लेबर 450 जमा वेरिएबल ओवरहेड 210, ये हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं 1500 यूनिट्स। कितनी बनी वैल्यू? 217,500 5,000। और हम एक्चुअल कॉस्ट पे देखें तो ये आपने एक्चुअल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकाली हुई है, 1473 इंटू 1500 2209,500। डिफरेंस कितना है? 34,500। ये जो फ़र्क आ रहा है ये राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है, आपने शायद यहाँ पे राउंड ऑफ की हुई चीज़ें, ठीक है। ये जो फ़र्क आया है ये राउंडिंग ऑफ की वजह से फ़र्क है। ये वैल्यू आपकी इससे जो रिकंसाइल नहीं कर रही वो राउंडिंग ऑफ की वजह से फ़र्क है। अगर राउंडिंग ऑफ ना हुआ होता, यहाँ पे आपने डेसिमल में फ़िगर ली होती, तो एग्जैक्टली आपके
ये चीज़ें मैच हो जाती। एक नंबर आपका इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के डिफरेंस की वजह से भी प्रॉफिट्स फर्क आ रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्ट पे है, यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक्चुअल कॉस्ट पे है, तो उसकी वजह से भी फर्क आ रहा है। तो हमने 7 वेरिएंसेस लिए थे और 8वां हमने ये इन्वेंट्री वैल्यू का डिफरेंस लेके ये रिकंसिलिएशन कंप्लीट करनी थी। जी, एनी क्वेश्चन? और मैं आपको फिर याद करा दूं कि हमारे 7/8 मार्क्स सिर्फ इतने से एरिया, ये वेरिएंसेस की वर्किंग से जब हमने ये पार्ट कर लिया तो यहीं पे आ गए थे। ये मैं पूरी वर्किंग बनाता ही ना, स्टेटमेंट बनाता ही ना, तो मैं 7 नंबर 8 में से लेके आगे जा रहा हूँ। तो आपके लिए ये भी एक इंडिकेशन है, एक लर्निंग है कि एग्जाम में कभी आपके पास ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का सवाल है और टाइम कंस्ट्रेंट आप हो रहे हो तो आप ऑपरेटिंग स्टेटमेंट को छोड़ ही जाओ, खा जाओ उसको, सिर्फ वेरिएंसेस कैलकुलेट करो और आगे जा सकते हो। अगर आपको टाइम शॉर्ट हो रहा है उसके लिए जगह छोड़ दो, एक सवाल खाली छोड़ो, आगे चले जाओ। पेपर खत्म करने के बाद टाइम बचेगा तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना देना एग्जामिनर को खुश करने के लिए। लेकिन अदरवाइज हमें जो मार्किंग स्कीम बताती है कि मार्क्स कोई नहीं होते ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के, मार्क्स सिर्फ वेरिएंसेस के ही हैं। जी, एनी क्वेश्चन? तो हमने पार्ट बी को डिस्कस किया कि रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद एक्चुअल प्रॉफिट्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग द रिलेटेड वेरिएंसेस। और जैसे मैंने आपकी तवज्जो दिलाई कि इसमें ये जो वर्किंग है, ये वर्किंग एग्जामिनर सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं थी। एग्जामिनर ने सिर्फ यहाँ तक सवाल शो किया था, ये वर्किंग नीचे मिसिंग थी। लेकिन जब तक मेरे पास ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है मैं रिकंसिलिएशन नहीं बना सकता। अच्छा, यहाँ पे मैंने चूँकि फ्रैक्शन नहीं लगाई, राउंडिंग ऑफ नहीं किया, तो इधर हमारा एग्जैक्टली चीज़ें मैच कर रही हैं। इस वर्किंग में मैंने राउंडिंग ऑफ को अवॉइड किया हुआ है, तो हमारी चीज़ें एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। ये हमारा प्रॉफिट एक्चुअल था, ये इन्वेंट्री वैल्यू का फ़र्क था और एग्जैक्ट हमारे प्रॉफिट वहाँ से लेकर यहाँ तक रिकंसिलिएशन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा जी, इसका पार्ट सी है, रिकंसाइल द एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब यहाँ पे भी हमें रिकंसिलिएशन का कहा जा रहा है, लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट के रिकंसिलिएशन है। और इस सवाल, इस पार्ट में भी आईकैप के सोल्यूशन में वही गलती है। रिकंसाइल करने के लिए आपके पास दोनों प्रॉफिट्स की फिगर होनी चाहिए। तो अभी इस सवाल में यहाँ पे भी एक्चुअल मार्जिनल प्रॉफिट मैंने ज़बरदस्ती कैलकुलेट करवाया, अदरवाइज तो यहाँ पे एग्जामिनर ने कैलकुलेट नहीं किया होता। चलो हो गया, पार्ट बी में हमारे पास आ गया। पार्ट सी के लिए मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट चाहिए, तभी रिकंसिलिएशन बनेगी। और मुझे क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो हमें पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर रिकंसिलिएशन बनानी है। और 2 नंबर उसके लिहाज से कम है, एग्जामिनर ने सिर्फ रिकंसिलिएशन के 2 नंबर रखे हुए हैं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन के उसने मार्क्स यहाँ पे डाले ही नहीं। लेकिन हम चलें रिवीजन के लिए, ज़रा बड़ी देर होगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट नहीं बनाया, तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग P&L बनाते हैं और फिर रिकंसिलिएशन पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट हमारा जो बनता है P&L अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पार्ट सी। पहले हम P&L बना रहे हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इट स्टार्ट विद सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक तो जीरो है, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, इसमें इस पे फिर लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक, और ओवर एब्जॉर्ब है तो लेस होंगे, अंडर एब्जॉर्ब है तो ऐड हो जाएंगे। यहां से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाती है और देन सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट हमारे पास आ जाते हैं। नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस यहां पे हमारे पास नहीं है। सेल्स 10,500 ज़रब 2000,
कितने बनी जी सेल? 21 मिलियन सेल्स। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट जनाब ये आ रही है 1600 पर यूनिट, 1600 पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 जी, मल्टीप्लाई कीजिए 19.2 मिलियन। क्लोजिंग स्टॉक 1600 रुपए इंटू 1500, ये क्लोजिंग स्टॉक है जी हमारे पास 2.4 मिलियन। एंड ओवरहेड्स उसने बताया ओवर अप्लाइड हैं, तो ओवर अप्लाइड ओवरहेड यहां पे माइनस होते हैं, हमें कैलकुलेट नहीं करने, हमें क्वेश्चन में बताया गया 2 लाख से ओवर अप्लाइड है। लीजिए जी इसका सम कीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगे 16.6 मिलियन और यहां से फिर प्रॉफिट ले लीजिए 4.4 मिलियन। सॉरी, लेट्स क्लोजिंग स्टॉक जी, बिल्कुल ठीक है जी, स्टैंडर्ड पे ले ली, हम तो एक्सेल पीएनएल बना रहे हैं भाई, बिल्कुल जी, माय मिस्टेक। एक मिनट ज़रा, ये इस पे ज़रा हम तो जो करते हैं जी, एक मिनट दोबारा आइए, गलत वैल्यू ले ली मैंने। यहाँ पे क्या लेते हैं हम, इसीलिए रिवाइज करना चाह रहा था मैं, वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल लेते हैं लेकिन ओवरहेड एब्जॉर्ब लेते हैं। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल लेंगे लेकिन ओवरहेड एब्जॉर्ब लेंगे, यही तरीका है जी। तो बताइए ज़रा कितनी है आपकी वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल, भाई ये आ रही है ना 1 2 3 और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने थे 1.8, तो बताइए कितनी बनती फिगर? इन तीनों कॉस्ट को सम कीजिए और उसमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 1.8 मिलियन के ऐड कर दीजिए, वन 480,000 और क्लोजिंग स्टॉक इसी वैल्यू को लेके आप निकालेंगे 19,480,000 डिवाइडेड विद 12,000 इंटू 1500, 24,000। लीजिए जी, अब जरा यहां से कॉस्ट ऑफ सेल बताइए क्या बन रही है? वन 684,500 और प्रॉफिट 4155,000। लीजिए जी, ये हमारा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल ली जाती है और फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब लिए जाते हैं। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट और एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को लेके आप फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बनाते हैं और उसी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपने ली, ओवर अंडर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट डाली, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, प्रॉफिट आ गया। नाउ इज द लास्ट पार्ट, रिकंसिलिएशन पार्ट। रिकंसिलिएशन के रेफरेंस से एडजस्टमेंट नहायत सिंपल है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ इन्वेंट्री इंटू OAR। तो हमारी डिफरेंस ऑफ इन्वेंट्री है 1500, क्लोजिंग स्टॉक 1500, ओपनिंग स्टॉक 0 और OAR पर यूनिट हमारा है 150। लीजिए जी, मल्टीप्लाई कीजिए, 225,000 का फ़र्क है आपके प्रॉफिट्स में और ये फ़र्क आपका रिकनसाइल हो जाता है इस अमाउंट, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस की वजह से शायद ये एग्जैक्ट मैच ना हो रहा हो, लेकिन ये 225,000 का ही फ़र्क है हमारे आंसर में। अगर देखें हम जाके, हमारा आंसर जो आ रहा था, जो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस ना होता तो वो ये था
3930, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस ना होता, 3930 था, 225 डालें इसमें तो ये हमारे पास आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट में डिफरेंस ऐड करें, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। जी, एनी क्वेश्चन? ये हमारी बेंचमार्क मेथड से रिकंसिलिएशन बननी थी और रिकंसिलिएशन में हमने नंबर जो हमारे होते हैं वो वैल्यू ऑफ डिफरेंस की कैलकुलेशन के हैं। दो नंबर अगर एग्जामिनर ने दिए हुए थे तो ये सिर्फ 1500 माइनस 0 इंटू 150 इस चीज के दो नंबर हैं। पीएनएल की वर्किंग यहां पे भी जो मैंने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की आपसे शेयर की है, ये एग्जामिनर सोल्यूशन में ये वर्किंग अवेलेबल नहीं थी। एक्चुअल प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वर्किंग, ये आई कैप के सोल्यूशन में ये वर्किंग भी मिसिंग थी, जो कि मेरे हिसाब से सवाल का हिस्सा होनी चाहिए। ये दो वर्किंग्स मैंने जो हाईलाइट की हैं, ये दोनों वर्किंग्स आपकी आई कैप सोल्यूशन में मिसिंग थी। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को बेटा किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए, कोई जहन में क्वेरी है, पूछिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी एग्जामिनर का एक थोड़ा सा कह लीजिए रिलेटिवली फेवरेट सा एरिया है टेस्टिंग का, जिसमें वो प्रोसेस कॉस्टिंग के नॉलेज को वेरिएंस एनालिसिस के साथ मिक्स करता है। जैसे आप पहली रिक्वायरमेंट ही पढ़िए, पार्ट ए, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, 5 नंबर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट शेड्यूल बनाना है 5 नंबर का, और उसके बाद नीचे वेरिएंसेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जून, मटेरियल रेट यूजेज, लेबर रेट एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। ये 6 और 8 14 नंबर के वेरिएंसेस हैं। 5 नंबर की शेड्यूल है और 14 मार्क्स के आपके वेरिएंसेस है। टोटल 19 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है। सेक्शन बी का ये सवाल हमारा बनता है। प्रोसेस कॉस्टिंग की इन्वॉल्वमेंट के साथ वेरिएंसेस की कैलकुलेशन, हमें इंडिपेंडेंटली ये शेड्यूल बनाना भी आता है, हमें इंडिपेंडेंटली वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करने आते हैं, और इन दोनों का कैलकुलेशन का लिंक आपस में सिर्फ 5 सेकंड की का एक जुमला है। ठीक है, इन दोनों को कैसे जोड़ना है कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये दोनों इकट्ठे कैसे जुड़ते कैसे हैं, तो एक 5 सेकंड का एक सेंटेंस है जो इन दोनों को जोड़ देता है। तो हम सवाल पढ़ते हैं और पहले पार्ट ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद हमें वो जो जुमला है आपको बताऊंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह हमें पार्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करने में कोई चैलेंज नहीं आने वाला। लेट्स रीड द क्वेश्चन, और फिर हम पार्ट ए इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल के रेफरेंस से सवाल को पहले डील करते हैं। Jack and Jill manufactures various products. The following information pertains to one of its main products.
स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल 5 kg 40 रुपए के हिसाब से 200, डायरेक्ट लेबर 1.5 घंटे 80 रुपए के हिसाब से 120, फैक्ट्री ओवरहेड्स 130 पर डायरेक्ट लेबर आवर। और यहां पे मैं आपको रिपीटेडली कह चुका हूं ये फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों हैं। जब फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा जाएगा तो इट इज अंडरस्टूड कि इसमें दोनों ओवरहेड्स शामिल हैं। वन 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फिक्स्ड ओवरहेड की इंफॉर्मेशन उससे ये नीचे दे दी है। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड एट 3 million बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर मंथ। ये टोटल ओवरहेड पर लेबर आवर यहां से निकल आएगा और फिक्स्ड ओवरहेड पर लेबर आवर यहां से निकाल लें तो टोटल माइनस फिक्स्ड विल बी इक्वल टू वेरिएबल। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी अलग-अलग करने के लिए तो हम ऐसे अलग कर सकेंगे। एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ जून, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 80% कन्वर्टेड 8,000, स्टार्टिंग ड्यूरिंग द मंथ 50,000, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 40,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कन्वर्टेड 7,000। ये यूनिट्स की कहानी है। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन 38 रुपए पर केजी के हिसाब से 19 लाख का, 42 रुपए पर केजी के हिसाब से 8.4 मिलियन का वो रेट है और ये उसकी कॉस्ट है जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया प्रोडक्शन में। डायरेक्ट लेबर आवर का रेट और उसकी कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा, फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा। Materials are added at the beginning of the process. Conversion costs are incurred evenly throughout the process. Losses up to 3% of input are considered normal. However, losses are determined at the time of inspection, which takes place when units are 90% complete. Or company uses FIFO method for inventory valuation. लीजिए जी, हमें सबसे पहले तो इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना है यूजिंग FIFO मेथड। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल के आपको याद है ना, दो तरीके होते हैं, एक एफको और एक FIFO। तो हमें इसने कहा जी FIFO मेथड से इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाइए। तो जनाब हम शुरू करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल पार्ट ए से। एक थोड़ा सा डाटा फिर गो थ्रू कर लें, थोड़ा सा प्रोसेस कॉस्टिंग वाला अपना माइंड जरा एक्टिव कर लीजिए। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल यूजिंग FIFO। अच्छा बेटा, FIFO में फॉर योर इंफॉर्मेशन, बल्कि बाय नाउ यू मे हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। FIFO में इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाने का एक तरीका तो मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है और एक तरीका किताब में अक्सर थोड़ा डिफरेंटली नजर आता है हमें, तो हमें उसको समझने की सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्रेजेंटेशन का एक डिफरेंट अंदाज है। ठीक है, हमारे एज लॉन्ग एज हमारी इक्विवेलेंट यूनिट के नंबर किताब के आंसर से मैच कर रहे हैं तो उसने कैसे कैलकुलेट किया, हम क्यों कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन के FIFO के इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल के दो तरीके हैं। एफको में एक ही तरीका है, हमारी प्रेजेंटेशन एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन मैच करेगी। FIFO में प्रेजेंटेशन फर्क हो सकती है एंड इट शुड नॉट बॉदर यू एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द सेम वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है जी, तो हमें डिफरेंट मेथड्स को सीखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे डिफरेंट मेथड को सीखने की ज़रूरत होती है मैं आपको एक्सप्लेन करके गाइड कर देता हूँ। जैसे CVP एनालिसिस में डिफरेंट मेथड्स मैंने खुद आपको एक एक सवाल को कई कई मेथड से हल करवाया, लेकिन यहाँ पे जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मैं डिस्कशन में नहीं जाता। अच्छा जी, इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिहाज से दो हैं, एक मटेरियल एक कन्वर्जन। ठीक है जी, तो दो कॉलम हमारे बनते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स के, एक कॉलम परसेंटेज का, एक कॉलम फुल यूनिट्स का, और ये हमारी आउटपुट का कॉलम। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए की। यहाँ पे हम लेते हैं आउटपुट, इधर लेते हैं हम फुल यूनिट्स, यहाँ पे लेते हैं परसेंटेज वर्कड, FIFO है इन करंट पीरियड जस्ट फॉर योर रिमाइंडर, और यहाँ पे हम लाते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, दो कैटेगरीज, मटेरियल एंड कन्वर्जन।
आउटपुट में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। आउटपुट में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक ट्रांसफर्ड आउट, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, और दूसरी है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओए होए, भूल गया, क्या भूल गया? क्वांटिटी शेड्यूल तो बनाया ही नहीं। तो क्वांटिटी शेड्यूल की एक वर्किंग यहाँ पे जनाब हम शो कर देते हैं। पहले एक छोटी सी क्वांटिटी शेड्यूल। इतनी देर बाद करो ना तो रिवीजन नहीं हुई भी मेरी, आप लोगों की तो फिर होती है, मेरी तो रिवीजन नहीं ना होती। मैं तो कितने महीनों बाद कर रहा हूँ तो भूल जाता हूँ। तो वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन कितना था? 8,000। यूनिट्स स्टार्टेड 50,000। फिनिश गुड्स 48,000। वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन कितना जी? 7,000। मुझे यहाँ पे नॉर्मल लॉस लेने हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे अब नॉर्मल लॉस या गेन क्या आ रहा है। नॉर्मल लॉस हमारा है 3% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। बोर्ड पे देखिएगा, क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारा करंट पीरियड में इंस्पेक्ट हुआ? यस। ऐड करेंगे यूनिट स्टार्टेड, क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारा करंट पीरियड में इंस्पेक्ट हुआ? लेस हो जाएगा। तो जनाब नॉर्मल लॉस के लिए 8,000 जमा 50,000 माइनस 7,000 और इसका लेंगे आप 3%, 15। तो बताइए अब एबनॉर्मल लॉस है या गेन है? एबनॉर्मल लॉस है। यहाँ पे 58,000 है, यहाँ का टोटल भी 58,000 बनेगा। बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाती है एबनॉर्मल लॉस। बैलेंसिंग फिगर कितनी जी? 1470। लीजिए जी, फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है और एबनॉर्मल लॉस भी है। ये वर्किंग से हमने निकाल लिया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास है 7,000 यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस में है हमारे पास 1470 यूनिट्स। और फिनिश गुड्स के हम दो हिस्से करते हैं, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक करंट प्रोडक्शन। टोटल जो फिनिश गुड्स को जा रहे हैं वो हैं 48,000। इसमें से 8,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से हैं, 40,000 करंट प्रोडक्शन से हैं। ये जी हमारे पास फुल यूनिट्स के लिए डाटा हमने अरेंज कर लिया। परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे हमने सिर्फ करंट पीरियड में कन्वर्जन लगाई 20% की। करंट पीरियड प्रोडक्शन मटेरियल भी पूरा, कन्वर्जन भी पूरी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल भी पूरा, कन्वर्जन 60। और अब नॉर्मल लॉस मटेरियल पूरा और कन्वर्जन 90। लीजिए जी, यहां से हम इक्वलेंट यूनिट शेड्यूल कंप्लीट करते हैं। 0, 1600, 40,000, 40,000, 7,000, 4,200, 1470 और इसका 90%, 1323। लीजिए जी, इक्वलेंट यूनिट्स मटेरियल के 48, 470 और कन्वर्जन के 123। लीजिए जी, ये 5 नंबर का हमारा इक्वलेंट यूनिट शेड्यूल अलॉन्ग विद दिस क्वांटिटी शेड्यूल, ये 5 नंबर का काम हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट ए हमारा 5 नंबर का कंप्लीट हुआ। क्वांटिटी शेड्यूल मैंने यहाँ पे वर्किंग में बना दी क्योंकि मैं बनाना उसको भूल गया था। अदरवाइज शायद मुझे आंसर शीट पे भी कर सकता था, पहले क्वांटिटी शेड्यूल बना लेता, उसके नीचे इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल प्रेजेंट कर देता। प्रेजेंटेशन डज नॉट मैटर। जी, फाइफो मेथड के तहत इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल प्रेजेंट किया हमने।
अच्छा जी, अब आ जाइए वेरिएंसेस पे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, मटेरियल के रेट एंड यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए। मटेरियल का रेट एंड यूजेज वेरिएंस। तो जनाब हम पहले रेट और यूजेज वेरिएंस का फार्मूला अपने सामने लाते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने इसको यहाँ पे मैनेज करना है और ये लिंक कैसे बनेगा प्रोसेस कॉस्टिंग का वेरिएंस एनालिसिस के टॉपिक के साथ। हम पार्ट बी में मटेरियल रेट और यूजेज वेरिएंस की बात करते हैं। फार्मूला है एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल रेट वेरिएंस, एक्चुअल रेट क्या है? तो जो कीजिएगा बेटा, यहां पे एक्चुअल रेट ऑफ मटेरियल क्या है? दो रेट हो तो क्या करना है? एवरेज निकालनी है। हमने पहले सीखा। और एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइड विद टोटल क्वांटिटी। निकाल के दो जरा मुझे। मटेरियल जो टोटल हमने इश्यू किया उसकी टोटल कॉस्ट क्या है और जो टोटल क्वांटिटी हमने यूज की उससे डिवाइड कर दो तो एवरेज रेट आ जाएगा। एक छोटी सी वर्किंग बनाइए, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड विद एक्चुअल क्वांटिटी। फटाफट हर बच्चा रजिस्टर पे कैलकुलेट करे। कितनी जी? 41.2। एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड विद एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल रेट हमारा है एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड विद एक्चुअल क्वांटिटी। मुझे एक्चुअल क्वांटिटी भी इस फार्मूले में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, इसलिए मैं ये वैल्यूज यहीं पे इसी एक ही जगह कैलकुलेट करता हूं। एक्चुअल कॉस्ट मेरी है 1.9 मिलियन प्लस 8.4 मिलियन और एक्चुअल क्वांटिटी मेरी है 1.9 मिलियन डिवाइड विद 38 प्लस 8.4 मिलियन डिवाइडेड विद 42। तो जरा एक स्टेप और कर दीजिए। एक्चुअल कॉस्ट कितनी बन रही है? 10.3 मिलियन और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बन रही है जी बेटा? 2,50,000। और यहां से हमारी एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है? 41.2। लीजिए जी, एक्चुअल क्वांटिटी मुझे चाहिए, यहां पे डाल दूंगा तो एक्चुअल क्वांटिटी को भी 2,50,000। तो इधर से अब हम प्राइस वेरिएंस ले लेते हैं। कितना आ रहा है प्राइस वेरिएंस? 3 लाख। एंड दिस इज एडवर्स, क्योंकि एक्चुअल प्राइस ज्यादा है। तो ये जनाब हमारा प्राइस वेरिएंस 3 लाख एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3 लाख एडवर्स। एक्चुअल रेट मटेरियल का, स्टैंडर्ड रेट मटेरियल का और एक्चुअल क्वांटिटी जो मटेरियल की इस्तेमाल हुई। एक्चुअल रेट भी मेरा वर्किंग वन से मिला, एक्चुअल क्वांटिटी भी मेरी वर्किंग वन से आई। ये एक्चुअल रेट है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। वर्किंग वन में दोनों फिगर्स मैंने कैलकुलेट की हैं।
यूजेज वेरिएंस बेटा आप यहां पे तवज्जो कीजिए, यहां पे आपको लिंक आने लगा है जो मैंने आपसे कहा था हम इसको लिंक करेंगे। यूजेज वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी यूज वर्किंग वन से निकाली हमने 2,50,000 और स्टैंडर्ड रेट 40 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दिस इज द लिंक एरिया बेटा। एक्चुअल प्रोडक्शन इस तरह के सवाल में जो ली जाएगी फॉर मटेरियल वो ये है, ये बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो सारे के सारे फुल यूनिट्स नहीं है। हमने क्या पढ़ा था प्रोसेस कॉस्टिंग में, जहां पे हमारी प्रोडक्शन सारी की सारी फुल यूनिट्स ना हो, कुछ पार्शियली कंप्लीट यूनिट्स भी हैं, तो पार्शियली कंप्लीट यूनिट्स को हम इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम देखें कि हमारी प्रोडक्शन कितने फुल यूनिट्स के बराबर है। तो भाई ये मटेरियल की टर्म में हमारी प्रोडक्शन इतने फुल यूनिट्स के बराबर है, तो भाई इतने फुल यूनिट्स के हिसाब से अब आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब 48470 मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 5, 242,350 लीजिए जी, वेरिएंस यहां से निकाल लीजिए अब 306,000 एंड दिस इज एडवर्स, एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है, ये वेरिएंस आपका एडवर्स है। ये आपने बेटा देख लिया कि हमने कैसे इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल को वेरिएंस एनालिसिस में लिंक किया, और बिल्कुल इसी अंदाज में ये वैल्यू भी लिंक होगी। कैसे, जैसे हम लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस जब निकालने जाएंगे वहां पे हमें चाहिए होती है लेबर आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर, ये है वो एक्चुअल प्रोडक्शन लेबर के लिए। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड में जब जाते हैं वहां पे आता है क्या, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये कन्वर्जन की एक्चुअल प्रोडक्शन है, कन्वर्जन के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन यहां से इस्तेमाल होगी, मतलब लेबर के लिए भी वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी। दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर कन्वर्जन कॉस्ट एंड दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर मटेरियल कॉस्ट। जब आपने लेना होता है ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ लेबर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है जी। तो ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है। बाकी वेरिएंसेस कैलकुलेट करें, कंप्लीट करें इस सवाल को। इस सवाल को कंप्लीट करने में आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे बेसिक सा सवाल रह गया है, आपको लेबर के वेरिएंसेस निकालने हैं, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालने हैं। फटाफट कंप्लीट कीजिए। कोई दिक्कत है किताब से पीछे फार्मूला से हेल्प लीजिए, सोल्यूशन पे बेटा नहीं देखना आपने। कोई बात समझ ना आए किताब के फार्मूलाज को देख के भी तो मुझसे पूछ लीजिए, सोल्यूशन से कोई हेल्प नहीं लेनी बेटा, ये याद रखिएगा।
बेटा तब ये ठीक है, ये क्या है 1.5 माइनस 84, ये 1.5 क्या कुछ मतलब मैं ऐसी जगह था हाथ कांप नहीं जाते आपके कि एक वैल्यू 1.5 है एक वैल्यू 84 है, इनका फ़र्क ले रही हो आपस में वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए। बंदे को वैसे ही खौफ से बंदे की टांगें कांप जाती हैं लिखते हुए। ये दोबारा कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे कैसे कैलकुलेट किया। करो बेटा करो, कैलकुलेटर सामने है, इस्तेमाल करो जरा। फिर कहते पता नहीं फेल हो जाते हैं, बड़ा जुल्म करता है कि तुम्हारे साथ। नजर आ रही की वजह फेलियर की। ये क्या फिगर लिखी है बेटा आपने, 1052800 मिलियन में बना दिया। जरा कैलकुलेट करके दिखाओ जरा मुझे, ये कैसे कैलकुलेट किया जरा। फिर कहते हैं हम फेल हो जाते हैं। आईकेएफ के लोग बड़े जालिम हैं, आपको जमा करना नहीं आता, ज़रब देना नहीं आता, और अगर कोई एग्जामिनर फेल कर दे आपको तो कसूर उसका है। आप तो सब ठीक करके आते हैं पेपर में। जी बेटा, 120 का 130% दिया। जी बेटा, तो ये फुल ओवरहेड पर यूनिट पर लेबर आवर आ गया। फिक्स माइनस कर दिया 40, फिक्स हाँ 14 था तो 116। 16 ठीक होगा यार मुझे यहाँ दिक्कत। पे ये पता नहीं क्या कर रहा है, बेटा ये 40 क्या है, कहाँ से लिया 40 आपने? ये 3 मिलियन को उसको डिवाइड वो पर आवर 40 आ गया, और ये 120 का 130% लिया, वो आपने 156 आ गया। तो अब मसा गया हुआ गया यार, उसका ऑडिट क्यों शुरू कर देता है? पहले अपना वेरिएंस निकालना, वेरिएंस निकाल ले, तू वेरिएंस निकाल के मैच कर। तो उसको क्यों मैच कर रहा है? तो अपना वेरिएंस मैच कर, पहले वेरिएंस में फर्क आएगा बात करी मुझसे। समझ आ गई गलती?
हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट 130% ऑफ लेबर आवर है, तो लेबर आवर है 80, तो हमारा ओवरहेड पर लेबर आवर जो बनेगा 80 का 130% कितना बना 104। इसमें से लेस कर देंगे हम फिक्स्ड ओवरहेड पर लेबर आवर जो कि है 3 मिलियन, ये 3 मिलियन की फिगर डिवाइडेड बजटेड 75,000 कितना बना 40, ये पर आवर है, इसको लेस कर दें तो वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट आया 64। ये वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर है, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट हमारा जो आता है वो 64 है। और एक्चुअल वेरिएबल रेट हमारा जो आता है वो होता है एक्चुअल ओवरहेड्स 6350000 डिवाइडेड द एक्चुअल आवर्स 72,000 कितना है 88.19, ये हमारा एक्चुअल वेरिएबल रेट है। वेरिएंसेस के आंसर यहाँ से प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी हो, आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। प्राइस वेरिएंस हम 3 लाख और यूजेज वेरिएंस 3,06,000 हम निकाल चुके थे। यहाँ पे उसने फेवरेबल को विदाउट ब्रैकेट और एडवर्स को ब्रैकेट में प्रेजेंट किया है, तो हम एफ और ए लिख रहे हैं, उसने इस तरह बता दिया, दोनों प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल हैं। हम फेवरेबल के आगे एफ और एडवर्स के आगे ए लिख रहे हैं, उसने कहा जी विदाउट ब्रैकेट फेवरेबल है और ब्रैकेट में एडवर्स है, वो भी प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है। लेबर रेट वेरिएंस 288,000 है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 1,05,200 है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका 17,42,000 आना चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 84,160 है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस, ये सारे वेरिएंसेस के आंसर आपके सामने हैं। प्रेजेंटेशन का अंदाज इसका फ़र्क है, उस पर नहीं जाना आपने, आंसर मैच करने हैं, आंसर मैच हैं तो वी आर सेटिस्फाइड। राउंडिंग आपके से थोड़ा फ़र्क है तो उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल कोई दिक्कत है तो पूछे मुझसे, किसी कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए पूछिए, उसकी प्रेजेंटेशन को भूल जाइए, अपने तरीके से सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए और जहाँ पे हेल्प चाहिए पूछिए बेटा। मटेरियल के वेरिएंसेस तो हमने ऑलरेडी खुद ही कैलकुलेट कर लिए, तो उसकी वर्किंग को मैंने हाइड कर दिया, तो आप बाकी वेरिएंसेस की वर्किंग आपके सामने है, वहाँ से देख सकते हैं आप।
अच्छा जी, आज हम अपनी डिस्कशन को क्वेश्चन 3 पे ही क्लोज कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो मजीद वेरिएंस एनालिसिस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम जारी रखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।